नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान या बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत कैसे, उनकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार की, उस बारे में पढ़ा। अब हम जर्मनी के एकीकरण के विभिन्न चरणों के बारे में बात करेंगे। जर्मनी के एकीकरण के प्रथम चरण के रूप में हम जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण का प्रथम चरण श्लेस्विग और होल्स्टीन की समस्या को लेकर शुरू हुआ। बिस्मार्क के बारे में हमने बात की। हम जानते थे कि बिस्मार्क प्रशासक को सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाना चाहता था और सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाते हुए बिस्मार्क चाहता था कि ऑस्ट्रिया से युद्ध से पहले वो किसी और युद्ध में अपनी सैनिक शक्ति को परख ले, ताकि जब भी ऑस्ट्रिया से संभावित युद्ध जो होना था वो हो तो ऑस्ट्रिया को किसी प्रकार का मौका नहीं मिले। उसके इस कार्य में या उसकी इस योजना में या उसकी इस इच्छा में श्लेस्विग और होल्स्टीन की डचियों की समस्या ने बहुत योगदान दिया। श्लेस्विग और होल्स्टाइन नामक दो रियासतें डेनमार्क के शासन के अधीन थी, लेकिन ये डेनमार्क के शासन का अविभाज्य अंग नहीं थी। होल्स्टीन में अधिकांश जर्मन लोग रहते थे और वो सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये जर्मन ही थी। इतना ही नहीं, 1815 में जर्मन परिसंघ का सदस्य भी ये डची थी। और दूसरी तरफ श्लेस्विग में डैन और जर्मन दोनों लोग रहते थे और वहाँ पर डैन लोग भी बड़ी संख्या में रहते थे और जर्मन लोग भी वहाँ पर बहुमत में थे। डेनमार्क ने इन दोनों डचियों को अपने राज्य में मिलाना चाहा, लेकिन जर्मन के लोग और जर्मन के जो लोग थे वो इन डचियों को जर्मन परिसंघ में शामिल करना चाहते थे। 1848 में जब डेनमार्क ने इन डचियों को अपने में शामिल करने की कोशिश की तो जर्मन के विरोध के कारण उसको यह विचार त्यागना पड़ा। उधर आगस्टस बर्कदोग ने इन डचियों पर अपना दावा पेश किया। इन सब परिस्थितियों में 1852 में लंदन में एक समझौता हुआ। इसके अनुसार दोनों डचियों श्लेस्विग और होल्स्टाइन का शासन का अधिकार डेनमार्क को दे दिया गया, लेकिन साथ में यह भी प्रावधान इसमें रखा गया कि ये डचियाँ कभी भी डेनमार्क का भाग नहीं बनेगी। साथ ही इस संधि में यह भी तय हुआ कि डेनमार्क के राजा सप्तम फ्रेडरिक की मृत्यु के बाद नवम क्रिश्चियन को डेनमार्क की गद्दी मिलेगी। 1863 तक सब ठीक चल रहा था और 1863 के बाद जब फ्रेडरिक की मृत्यु हुई और नवम क्रिश्चियन डेनमार्क की गद्दी पर बैठा तो उसने गद्दी पर बैठते ही एक संविधान बनाया और इस संविधान के द्वारा श्लेस्विग और होल्स्टीन दोनों की डचियों को डेनमार्क में मिलाए जाने की या डेनमार्क के साथ बांधने का प्रयास किया। लेकिन ये चूँकि लंदन की संधि का स्पष्ट उल्लंघन था, अतः आगस्टसबर्ग के ड्यूक ने पुनः इन दोनों डचियों पर अपना दावा पेश किया। ये सब समस्याओं को देखते हुए इस परिस्थिति में बिस्मार्क को मौका मिला कि वो इन समस्याओं में हस्तक्षेप करे और इस समस्या के द्वारा वो ऑस्ट्रिया के साथ में युद्ध करने की भूमिका या पृष्ठभूमि तैयार कर ले। बिस्मार्क इस अवसर का लाभ जर्मनी के एकीकरण के लिए उठाना चाहता था। इन दोनों ही डचियों को लेकर वह अपनी सेना के रण कौशल की जांच और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध के बीच बोलना चाहता था और उनको अंत में जर्मनी में मिलाना चाहता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत चूँकि डेनमार्क ने दोनों डचियों को अपने संविधान का अंग बता दिया था या संविधान के द्वारा अपना अंग बता दिया था और लंदन की संधि का स्पष्ट उल्लंघन किया था, अतः बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क से युद्ध करना चाहता था
ऑस्ट्रिया के साथ उसने समझौता किया, जिसके द्वारा दोनों ने डेनमार्क के साथ में युद्ध करने का निश्चय किया। पूरी तैयारी करके बिस्मार्क ने डेनमार्क के राजा से मांग की कि वह संविधान जो लागू किया गया है उसे निरस्त कर दे, और जब नवम ने इस बात को करने से इनकार कर दिया तो प्रशा और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना ने डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क की सेना प्रशा और ऑस्ट्रिया के सामने ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी और 1864 में वियना की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया। नवम क्रिश्चियन ने श्लेस्विग और होल्स्टीन की डचियों पर अपना अधिकार छोड़ते हुए उसे ऑस्ट्रिया और प्रशा को सौंप दिया। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच इन दोनों डचियों के शासन के संबंध में काफ़ी समय तक मतभेद चलता रहा कि इन दोनों डचियों का क्या किया जाए। इस विवाद को निपटाने के लिए ऑस्ट्रिया का प्रस्ताव था कि दोनों डचियों को ऑगस्टसबर्ग के ड्यूक को दे दिया जाए, लेकिन बिस्मार्क की इच्छा इससे प्रशा में विलय करने की थी। इसी कारण उसने 1865 में गैस्टाइन नामक स्थान पर एक समझौता ऑस्ट्रिया के साथ में किया, और इस समझौते में तय किया गया कि जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता ऑस्ट्रिया होल्स्टीन के पास में रहेगा और प्रशा श्लेस्विग पर प्रशा का आधिपत्य रहेगा। इसके अलावा एक और था लावेनबर्ग का दुर्ग जो था वो, या लावेनबर्ग की डची जो थी उसको ऑस्ट्रिया से प्रशा ने खरीद लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युद्ध के बाद में या डेनमार्क के युद्ध के बाद में जर्मन का एकीकरण का पहला चरण पूरा हुआ, जिसके द्वारा जर्मनी को श्लेस्विग और लॉयनबर्ग की डचियाँ प्रशा में सम्मिलित हो गई। इसके अलावा इस समझौते का या इस युद्ध का एक जो अन्य महत्वपूर्ण परिणाम था वो यह था कि इस युद्ध के द्वारा बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ में आगामी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। वास्तव में गैस्टाइन का समझौता बिस्मार्क के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत था। बिस्मार्क ने डचियों के प्रश्न जर्मन परिसंघ सभा से बिल्कुल हटा दिया और ऑगस्टसबर्ग के दुर्ग को भी अपने मार्ग से अलग कर दिया, क्योंकि अब इन दोनों डचियों के बारे में निर्णय करने का अधिकार ना तो ऑगस्टसबर्ग के दुर्ग के ड्यूक के पास में था, न जर्मन परिसंघ सभा को इससे कोई लेना देना था। बाकी अब ये दोनों जो प्रदेश थे ये ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच की विषय वस्तु हो गए। इसके साथ ही बिस्मार्क ने इस समझौते के द्वारा ऑस्ट्रिया के साथ संघर्ष की लगभग गुंजाइश रख छोड़ी थी। ऑस्ट्रिया को होल्स्टाइन जरूर मिला, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था कि होल्स्टाइन की अधिकांश जो जनता थी वो शुद्ध जर्मन जाति के लोग थे, और वह प्रशा से सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा निकट था। ऐसी परिस्थिति में यह किसी भी समय हो सकता था कि होल्स्टाइन जो है वो जर्मन या प्रशा में मिलने या प्रशा के द्वारा अपने में मिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। यही नहीं, भौगोलिक स्थिति के कारण ऑस्ट्रिया के विरुद्ध असंतोष फैलाने और उपद्रव कराने और इस प्रकार ऑस्ट्रिया को भड़काने की बिस्मार्क की इच्छा भी इस समझौते के द्वारा पूरी हो सकती थी, क्योंकि इस समझौते के द्वारा होल्स्टीन को ऑस्ट्रिया को दिया गया, जहाँ पर अधिकांश जनता जो थी वो जर्मन जनता थी। इस समझौते की महत्व को समझते हुए बिस्मार्क ने कहा भी था कि मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी कोई ऑस्ट्रियन राजनयिक होगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर करे। बिस्मार्क ने स्वयं कहा कि इस समझौते के द्वारा हमने दरार को एक कागज़ से ढक दिया है। ये जो कोटेशन है बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समझौते के बारे में बिस्मार्क ने कहा कि हमने दरार को कागज़ से ढक दिया। अतः बिस्मार्क जानता था कि इस समझौते के द्वारा ऑस्ट्रिया के साथ अवश्य ही भविष्य में युद्ध जैसा कुछ होगा, और उसका वो इंतज़ार भी कर रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि
इस समझौते के परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थितियाँ ने जन्म लिया जिसके द्वारा बाद में ऑस्ट्रिया से युद्ध का कारण ढूंढा जा सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये के एकीकरण का प्रथम चरण इसमें पूरा हुआ और वो था डेनमार्क के साथ युद्ध के द्वारा। इस युद्ध के द्वारा विश्व ने पहली बार बिस्मार्क की विदेश नीति का व्यवहारिक स्वरूप देखा और वास्तव में सारा संसार बिस्मार्क की साहसिक, असंदिग्ध और कूटनीतिक योग्यता का लोहा मानने लगा। अगले व्याख्यान में हम जर्मनी के एकीकरण के द्वितीय चरण अर्थात प्रशिया और ऑस्ट्रिया फ्रैंको ऑस्ट्रियन वार के बारे में पढ़ें। धन्यवाद।